तारीख पे तारीख जो मिलता था, एक डायलॉग है एक मूवी का कि तारीख पे तारीख और कितनी तारीख। इसका इम्पैक्ट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सालों साल चार्जशीट पेंडिंग रहती थी। बीते बुधवार को अमित शाह ने बिल पास किया है 3 क्रिमिनल लॉ को लेकर। उनका इस बिल को पास करने का उद्देश्य है कि देश में जो है कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जाए और जो तारीख पे तारीख जो जनता को जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था कि जो केसेस लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग चले आ रहे थे, उसको लेकर जनता के सहूलियत के लिए उनके हिसाब से ये कानून लागू करने का किया गया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से इस बिल को पास कर दिया गया है। आज मैं वकीलों के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगी कि उनके नज़र में वो इसे कैसे देखते हैं। आप 3 क्रिमिनल लॉ को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है हमारी सरकार का, जो हमारे 3 इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो न्याय का कहा जाता है स्तंभ हैं, वो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत की संविधान की जो आत्मा थी, वो कहीं ना कहीं इसको ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन के नाम से कहा जाता था कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे, जैसे सिटिजन ऑफेंस को बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में आया सिटिजन ऑफेंस, जहाँ पे देशद्रोह शब्द को राजद्रोह की तरह पढ़ा जाता था। और ये कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हमारे जो देश के तमाम जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, तमाम और भी, जैसे भगत सिंह और तमाम लोगों के खिलाफ ये धारा लगी थी, तो इसको हटाया जाए। और बहुत सारी तमाम और चीज़ें थी, जैसे फॉरेंसिक साइंस और डेवलपमेंट, जो हमारे ई फाइलिंग सिस्टम है, ई ड्राफ्टिंग है, ई फाइलिंग ऑफ दी FIR। विक्टिम जो होती है 376 की पीड़िता जो होती है, वो जब वो थाने जाती है तो अपने आप और बड़ी पीड़िता बन जाती है तो वो अपने घर बैठे ही अपनी जो पीड़ा है उसको ई फाइलिंग ऑफ दी FIR के माध्यम से रजिस्टर करा सके। ऐसे तमाम इसके अंदर जो है पहलू उठाए गए हैं और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, जैसे कि देश में वैसे ही 5 करोड़ के लगभग ट्रायल कोर्ट्स में जो है वो पेंडिंग केसेस अभी भी हैं। देश भर में अगर मैं कोर्ट की बात करूँ, 4.5 करोड़ के लगभग जो है केसेस वो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या लगता है इस कानून के बनने से क्या जो वो केसेस है उसमें कमी आएगी? जनता को जो तारीख पे तारीख जो है मिलता था, उस पर उन्हें कुछ सहूलियत महसूस होगा? हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में लोकसभा में इस चीज़ को बताया हुआ है कि जो तारीख पे तारीख का जो प्रावधान था, उसको रोकने के लिए ही टाइम लिमिट जस्टिस सिस्टम का जो है एक तरीके से पहल की गई है इस चीज़ में। जैसे चार्जशीट जब पुलिस फाइल करती थी, चार्जशीट फाइल करने के बाद में 90 दिन और 120 दिन का प्रावधान तो था, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सालों साल चार्जशीट पेंडिंग रहती थी। उसमें एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। ऐसे ही जब सम्मन लेते, मजिस्ट्रेट सम्मन करते, उसमें 14 दिन का टाइम फिक्स किया गया है। सम्मन आपको 14 दिन के अंदर ही लेना है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो इसके अंदर पहलू की गई है और इससे जो है कमी तो आएगी, बिकॉज एक पहलू उठाया गया, कदम उठाया गया है। जो हमारे जो इंडियन पिनल कोड्स के अंदर जो कमियां थी, जो लूप होल्स थे, उसका फ़ायदा उठा के तमाम अपराधी बेल और तमाम अपराधियों को जो है एक्विटल हो जाता था, उसको रोकने के लिए फॉरेंसिक साइंस की मदद ली गई। और अगर ये पूरी तरह से लागू होता है तो पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा देश होगा जो फॉरेंसिक साइंस को सबसे ज़्यादा अपने इस्तेमाल में लाएगा और उसको जो है कानूनी जामा पहना पाएगा। ठीक है, जैसा कि आप अभी इन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जो है टेक्निक्स को इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसा मात्र ये देश बन जाएगा जो कि इस कानून को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है अपने कानून व्यवस्था में। लेकिन क्या लगता है आपको, इससे जो है क्या जो जुर्म है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा नहीं और अपराधी नहीं आएंगे इस व्यक्ति? देखिए, अगर अपनी बात को हम शुरुआत करें, मेरा नाम अभिषेक यादव है। देखिए, जो अंग्रेज़ों का बनाया कानून था और अंग्रेज़ों का बनाया कपड़ा अभी हम आपके सामने पहने हुए खड़े हुए हैं, तो मेरा मानना ये है कि तमाम संशोधन के जरिए इसको सुधारा जा सकता था। क्योंकि आज के बाद, मान लीजिए आज से अगर लागू हो जाए, मान लेते हैं, तो आज के बाद से एक हाथ में हम एक IPC लेके घूमेंगे और दूसरे हाथ में दूसरी, क्योंकि जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो पुरानी IPC से चलेंगे जो अब तक थी, और जो नई होगी आने वाले मुकदमे उससे चलेंगे। तो ये वकीलों के लिए जो प्रैक्टिकल एक समस्या ऐसी आ गई है, इसी वजह से सारे सांसदों को बाहर ढकेल दिया गया है ताकि जिस तरह का कानून चाहे वो पास कर सके। क्योंकि अंग्रेज़ों की बनाई बहुत सी और भी तमाम चीज़ें हैं, रेल है, ये जो पहने खड़े ये और तमाम चीज़ें अंग्रेज़ों, तो इसमें सुधार तो बिल्कुल आवश्यक है। इतना लंबा समय हुआ, 1860 में IPC आई थी, लेकिन अगर 1860 में IPC आई थी तो आप दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात है कि 1973 में आया CRPC, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नहीं है। तो ये कह देना कि सब अंग्रेज़ों के बनाई हुई चीज़ को हम बदल रहे हैं, तो ऐसी तमाम और भी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। तो हम अपनी सुविधा देखते हुए और समय की ज़रूरत को देखते हुए जो संशोधन होते रहे हैं पहले भी, उन्हें कर देना चाहिए था, ताकि जनता को और वकीलों को और न्याय से जुड़े सभी पूरे इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, सभी को काम करने में आसान है। तो जो व्यवहारिक समस्याएं इसमें आएंगी वो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो जुडिशरी को और हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। मैं अगला सवाल मैं यही रखने वाली थी कि क्या लगता है आपको, ये जो नए कानून बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो वकील वर्ग है उन्हें भी इसका जो है एक बुरा इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर भी? क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई, ऑब्वियस सी बात है, पुराने सारे लॉज और सारी चीज़ें आप लोग
याद करके आप लोग प्रैक्टिस में ला रहे हो। अब जो ये चीज़ आ रहा है वो कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, व्यवहारिक समस्याएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मैंने आपसे बताया कि एक जज साहब के पास भी 2 किताबें रखी होंगी हर एक सब्जेक्ट की, हमारे पास भी रखी होंगी। अब एक केस पहले हम बहस करेंगे पुराने कानून पे, तुरंत बाद जो फ्रेश केस आएगा उसमें हम नए कानून में बहस करेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो एकदम आएंगी और जिन्हें हम सिर्फ संशोधन करके ही हम सही किया जा सकता था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए इसका लगातार विरोध हो रहा था। ठीक है, आपके हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ, इस साइड आ जाए। ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं ये जो 3 लॉ बिल पास हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं जो पास हो चुका है? चादर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसको ओढ़ने में टाइम लगेगा, मतलब लेकिन नई बहुत है, नई है इसलिए इंटरेस्टिंग होने की वजह से उसको हम आत्मसात करेंगे, उसको ओढ़ेंगे, मतलब समझेंगे और हम लोगों के लिए धीरे धीरे वो पूरी हमारी समझ में आ जाएगी, फिर आत्मसात कर लेंगे। ठीक है, ये बताइए कि जो जैसे इस कानून में जो है, इस बिल में जो है ये प्राविधान रखा गया है कि जो 12 साल से कम एज की जो लड़कियां बच्चियां हैं उनके साथ अगर रेप होता है तो उन्हें डायरेक्ट फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। क्या लगता है आपको कि इससे जो है इसमें रेप केसेस में जो बच्चों के साथ रेप केसेस होते आ रहे हैं, क्या उसमें कमी आएगी? हाँ, कानून का भय व्याप्त होगा समाज में, अपराधी डरेंगे, अपराध होने से समाज बचेगा। जैसे ट्रायल कोर्ट्स में भी ये चीज़ कह दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट को भी लेकर इसमें ये बात कही गई है कि 3 साल के अंदर जो है वो केसेस को सॉल्व कर दिया जाए। ये क्या लगता है आपको, ये कैसा जनता के लिए इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत स्वागत योग्य है बिल ये। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल की है, इस पहल का हम स्वागत करते हैं और ये अंग्रेजियत मानसिकता वाले विधान को बदलकर वास्तविक न्याय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह कार्य, ये पहल बहुत ही सराहनीय किया है और इस कानून को समस्त देशवासियों को हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि क्या लगता है आपको पुलिस को जो है वो उनके कार्रवाई करने में क्या और छूट मिलेगी या इसका कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट जाएगा? नहीं, पुलिस को और छूट मिलेगी और इसका इम्पैक्ट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। दोनों साइड हो सकता है। आप अगर मैं पूछूं कि आप लोगों के लिए ये क्या मतलब ये जो कानून आने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग पढ़ाई जो है या प्रैक्टिस में कहूँ तो आप लोगों ने अलग पूरी धाराएं पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें हैं, अब जो है अभी तो आया है, अभी तो पढ़ना बाकी है, अभी तो अभी पढ़ना बाकी है, अभी तो बाकी है, अभी तो देखना पड़ेगा। अच्छा। बिल तो आ गया है और काफ़ी पेजेज हैं तो थोड़ा समय लगेगा उसको कंठस्थ करने में। हाँ। जी, ठीक है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं इस कदम की भूरी प्रशंसा करता हूं सरकार के, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सात्विक नियम है और जिस तरह से मुकदमे की पेंडेंसी है उसको निपटाने में ये कानून मदद करेगा। लेकिन मेरी एक और समस्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 माननीय उच्च न्यायालय में 160 जजों का प्रावधान है। इस समय 91 जज कार्य कर रहे हैं, बाकी सीट वैकेंट है, जिससे मुकदमे के निपटारे में बड़ी समस्या आ रही है। हमारी सरकार से और कॉलेजियम से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द माननीय न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करें, नहीं तो नए कानून आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि ये जो कानून बनने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से ये पास हो गया है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये कानून बन जाने वाला है, लेकिन अगर ये बन जा रहा है, जैसे कि बिल बन जाएगा, कानून लॉ ये बन जा रहा है, तो क्या लगता है आपको जो क्राइम रेट है वो कहीं ना कहीं उनमें कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि जो नया कानून है, जहाँ तक हम पढ़ पाए हैं यहाँ पे, इन FIR दर्ज होने से चार्जशीट लगने से ट्रायल कंक्लूड होने तक इसमें बड़े ही सख्त नियम लागू किए गए हैं और 3 साल में मुकदमों को, जो 302 के मुकदमे, जो हत्या के मुकदमे हैं या अन्य मुकदमे हैं, जो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है और जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ है, उसमें 3 साल तक में ट्रायल को ख़त्म करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है और इससे मुकदमे के निस्तारण में तेज़ी आएगी और कानून जो का जनता को तारीख पे तारीख जो मिलता था, एक डायलॉग है एक मूवी का कि तारीख पे तारीख और कितनी तारीख, जी तो उस पे कुछ आएगा? तारीख पे तारीख मिलने में कमी आएगी। लेकिन एक चीज़ मैंने जो आपसे पहले बताई अभी, जब तक माननीय न्यायमूर्तियों की नियुक्ति नहीं होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में 50% जज जो है उसकी सीट वैकेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 50% जज की सीट वैकेंट है। जब तक वो नहीं भरी जाएगी तब तक कोई विशेष सुधार नहीं होने वाला है। ठीक है,
आपसे मैं जानना चाहूँगी कि और आखिर ये जो जिस तरीके की ये बन रहा है, इसमें डिजिटल एफआईआर कर दिया जा रहा है, चार्जशीट को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये जो सारी कार्रवाई या प्रक्रिया हो रही है कहीं ना कहीं ये अपराध को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है? नहीं, अपराध को तो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगी ये तो कानूनी इसलिए लाया गया इससे अपराध पे जो है शिकंजा कसा जा सके। और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें लागू की गई हैं जो वो विचारणीय है कि कितना ज़्यादा इस पर चिंतन किया गया। ये कोई 4 दिन में बनाया हुआ कानून नहीं है। 2019 में तमाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर की रिसर्च में उन्होंने मदद किया है इसमें, और तमाम और लॉ कॉलेजेस से, तमाम और मुख्यमंत्री से सबसे अपना ओपिनियन लिया गया। और उसके बाद में पहले अगस्त 2023 में पहला विधेयक लागू किया गया। उसमें तमाम टाइपोग्राफिकल एरर, और हमारा जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने भी अपना एक पक्ष रखा कि जो आपका ये गैर इरादतन हत्या के मामले जो डॉक्टरों पे हो जाते थे वो बेसिकली उसके अंदर ना मेंशन किया जाए, उनको उससे बाहर रखा जाए। तो उसको कंक्लूड किया गया। इसीलिए इन्होंने जो अब की बार विधेयक लाया है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2, क्योंकि एक साल में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अपना नियमावली है उसके हिसाब से एक ही टॉपिक पे आप एक ही नाम से 2 विधेयक लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने ट्रायल इन एब्सेंशिया का जो एक नया जुरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट लागू किया है, जो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि किसी के नॉन प्रेजेंस में आप ट्रायल कंक्लूड कर दें। जो सरकार ने इस पे अपना ओपिनियन दिया है वो बहुत ही है। सरकार ने कहा है कि कोई आतंकवादी घटना देश के अंदर अगर वो अधिवक्ता के माध्यम से अपना ट्रायल लड़ता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लड़ता है तो ट्रायल कंक्लूड होगा, सजा भी उसको दी जाएगी। और सजा देने के बाद उसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए वो किसी और देश में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान किसी भी बैठा हुआ है वो, तो उसके ट्रैवल में उसका जो स्टेटस है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसके स्टेटस पे बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। ये ट्रायल इन एब्सेंशिया का उन्होंने कॉन्सेप्ट लागू किया। मर्डर पहले आईपीसी में केवल मर्डर डिफाइन था, अब इन्होंने मॉब लिंचिंग और तमाम और मर्डर को कैटेगराइज किया गया है कि मॉब्स के द्वारा जो लोगों की हत्या कर दी जाती है उसको अपराध की श्रेणी में लागू किया है, फांसी तक की सजा दी है उसमें। और बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो ये सरकार है, सबसे बड़ी चीज़ है क्या नाम है कि अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज 70 साल हो चुके हैं, पहली बार किसी सरकार ने इतनी हिम्मत जुटाई कि हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सब में एक अमेंडमेंट नहीं बल्कि इसको एक तरीके से रिवाइज अमेंडमेंट क्यों नहीं अमेंडमेंट लाया जा सकता था। लेकिन जब आपका बदलाव इतना ज़्यादा आपको संशोधन करना पड़े जिससे पूरी की पूरी कोर्ट और वकील समाज जो कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए एक रिवाइज एक्ट लाया गया जिसके अंदर भारतीय आत्मा को रखा गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ट्रायल इन एब्सेंशिया का जो कंसेप्ट लागू किया गया, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो तमाम एफआईआर रिकॉर्ड होती थी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया। अगर आपने नोटिस किया हो तो हर दिन जेल से जितने भी कैदी होते थे वो आ रहे हैं, कुछ कचहरी आ रहे हैं, एक वैन जेल जा रही है फिर लेकर आ रही है, उनका बयान हो रहा है, किसी का डिस्चार्ज पे लगा है, किसी का कुछ लगा है। ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसमें होती थी, बहुत सारा पुलिस बल लगता था, जेल पुलिस लगती थी। उसको रोकने के लिए उन्होंने आज का जो 21वीं सदी है उसका जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठाया और एक ही पोर्टल से जेल को, कोर्ट को और पुलिस को जोड़ने का प्रयास किया इन्होंने। अभी आपने बोला कि जेल को, पुलिस को, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी जो 25th सेंचुरी की जो टेक्निक्स है उसको यूज़ कर 21st सेंचुरी की जो टेक्निक्स है उसको यूज़ करते हुए उन्होंने पुलिस को और बाकी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है। पर यहीं पे पहले के टाइम पे था कि व्हाट्सएप के एविडेंसेस को जो है कोर्ट नहीं मानती थी। अब इस लॉ में आ जाएगा कि व्हाट्सएप के जो एविडेंसेस होंगे उसे भी जो है कोर्ट मानेगी। क्या लगता है आपको कि इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट्सएप जो है उसे आदमी छेड़छाड़ कर सकता है? जी, पहले ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप के जो एविडेंसेस कोर्ट नहीं मानती थी। पहले क्या था कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू हुआ ये आपकी 19वीं और 20वीं सदी में लागू हुआ है। व्हाट्सएप भी आपका अभी आया हुआ है। व्हाट्सएप में जो मैसेजेस होते हैं उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, इसीलिए हमारे यहाँ सेक्शन 65B का प्रावधान है कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। व्हाट्सएप का मैसेज एज इट इज़ नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में डेवलप कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज अब इस कानून के बाद से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं उसको एविडेंस के फॉर्म में तब आएगा जब आपका मोबाइल फ़ोन जिससे व्हाट्सएप लिया गया है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाएगा, उसमें उसके साथ डॉक्टर तो नहीं हुआ, छेड़खानी तो नहीं हुई है, उससे वो सर्टिफिकेट आएगा, फिर 65B का सर्टिफिकेट आप देंगे और उसके बाद में वो न्यायालय में एडमिसिबल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो लॉ बनने, ये 3 क्रिमिनल लॉ बन जाएगा, क्या आपको लगता है कि
कि अभी ये जो सारे क्राइम रेट्स हैं जिस भी डिपार्टमेंट को लेकर, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी चीज़ों से रिलेटेड हो, जैसे जो अंडरवर्ल्ड डॉन है वो अब्रॉड बैठे हुए हैं, अब उन पर भी जो है वो केस चल जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या उनके अंदर भी एक दहशत अब जो है वो व्याप्त होगा? ये डिपेंड करता है सर्कमटेंशियल एविडेंस पे, और सर्कमटेंशियल एविडेंस जो भी होगा, ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट होगा या सेशन होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी एविडेंस पे। कहीं ना कहीं इस लॉ में ज़्यादा जो है वो पावर कहीं ना कहीं पुलिस को दे दी जा रही है ना, कि जो पहले 24 घंटे के अंदर जो है एक ड्यूरेशन होता था कैदी को रखने का, अब वो है 15 दिन कर दिया गया है। तो क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अलग तरीके से भी इसका कर सकती है, किसी ट्रीट कर सकती है? देखिए, इसको जो हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, और लोकतंत्र क्या होता है, तो इससे कहीं ना कहीं आम नागरिक को फ़ायदा मिलेगा और आमजन सुरक्षित रहेगा, और इस न्याय से बहुत जल्द न्याय हो पाएगा। ठीक है, इस न्याय से बहुत जल्द न्याय को पाएगा। सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। हाँ, पुलिस पे मुझे कहना है, देखिए है क्या कि एक नई पहल है, बट इसका मतलब ये नहीं है क्या नाम है कि सब कुछ सही है। सब कुछ सही नहीं है क्या, इस पे डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तमाम पक्षों से राय लेनी चाहिए। एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा जो है मैं दुखी हूँ कि पार्लियामेंट हमारे लोकसभा में बहुत सारे सांसद मौजूद नहीं थे। उनकी नामौजूदगी में इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट एक बिल पास नहीं किया जाना चाहिए था। उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि वो प्रेजेंट रहें, उनका अपना ओपिनियन लेना चाहिए था। क्योंकि देखिए, मैं अब इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो पहले प्रावधान था 24 घंटे के अंदर आप तमाम जुडिशियल डेवलपमेंट के बाद आया था। जैसे कुलकर्णी का केस है, जो कुलकर्णी का जो 1992 का जो केस है, उस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि पुलिस रिमांड में जितना दिन तक रखा जाए किसी को, वो बहुत ज़्यादा संभावना उसकी है कि उसके बयान, उसके एविडेंस के साथ टाइम पर छेड़खानी होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो न्याय, कंप्लीट न्याय, जैसे मैंने पहले भी कहा था, न्याय कंप्लीट न्याय होना चाहिए, हर चीज़ में पारदर्शिता होना चाहिए। अगर आप 15 दिन तक के लिए उसको कस्टडी में रख रहे हैं, तो वो 15 दिन तक की कस्टडी का पूरा वीडियो फुटेज होना चाहिए आपके पास में। अदरवाइज की कंडीशन में अगर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है किसी को, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उसके साथ ही अन्याय हो जाएगा न्याय की प्रक्रिया के पहले। ठीक है, तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विकी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।